अच्छा जी। सो एक बात ये की गई कि भाई प्रोविंसेस शुड बी ग्रांटेड विद ऑटोनॉमी, दैट इज द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस शुड अलाउड should be allowed to given the power to form their laws for themselves। ये पहली मर्तबा थी कि ये डिमांड, एक कॉमन डिमांड रखी गई थी फॉर बोथ, फ्रॉम द साइड ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और इसके अलावा ये कहा गया कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी माइनॉरिटीज का मतलब है एनी नेशन हु इज लेस इन नंबर, जिसमें हिंदूज भी थे, सिख्स भी थे, जट्स भी थे, मेनी अदर नेशंस वर देयर जो कि लेस इन नंबर थे। तो कहा गया कि भाई उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हिंदूज देमसेल्व्स दे यूज टू क्लेम कि भाई दे आर द वंस इन मेजोरिटी। तो मेजोरिटी के राइट्स को तो प्रोटेक्शन मिल ही रही है, लेकिन यहाँ लखनऊ पैक्ट में एक बात ये भी की गई कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड एज वेल। So, talking about the importance of Lucknow Pact, so it was the first time when the Hindu-Muslim unity turned into a reality. It was the first agreement between Congress and Muslim League, or it brought Hindu Congress and Muslim League on one platform, and it was a possibility of self-government. Yeah, self-rule was now to be seen. Ke sooner or later the Congress and Muslim League are going to fight for self-rule, and they are going to establish self-rule in India, या self-government in India, and दे विल बी रूलिंग इंडिया वेरी इजीली। तो अब वो वाली जो चीज थी वो नजर आने लगी थी, और एक प्रोडिक्शन आ रही थी, या एक चीज समझ आ रही थी कि भाई दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। ठीक है, ये बात समझ आती है भाई। तो लखनऊ पैक्ट हैज हैपेंड इन द ईयर 1916, जिसमें बेसिकली हम कहते हैं कि इट वाज अ जॉइंट अग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एंड द पर्पस वाज टू ब्रिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑन वन प्लेटफॉर्म क्लोजर टू ईच अदर, so that they can accept each other's rights, and they can fight together for a demand for self rule। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो अगला इवेंट है वो है मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं ये आए हैं 1919 में। और ये क्या सिस्टम था, ये बेसिकली था अबाउट द मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के the world war ended in the year 1918, और वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था in the year 1914। when the world war one started, at that time the British asked for help from the Indians, and they said कि भाई if the Indians support the British in the war, then once the war is going to end, the British will grant the Indians with self rule। ये बात कह दी गई थी। तो इंडियंस ने सपोर्ट किया वॉर के अंदर, और वॉर जब एंड हुआ 1918 में, तो नाउ द इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग they are to be granted with self rule, but self rule was not granted to them। Instead of self rule, the British claimed that Indians are not capable to govern India, therefore we are not granting them with self rule, instead we are granting them with some reforms। ठीक है, जिसको कहा जाता है अ न्यू लॉ और अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज मेड, व्हिच केम आउट टू बी नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या आप उसको कहते हैं मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है। अब यहाँ पर ये किया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी पहले, जो लॉज वगैरह बनाया करती थी, इसकी पावर्स को बढ़ाया गया, इसके मेंबर्स को बढ़ाया गया, तो इसके नाम को भी चेंज कर दिया गया, और अब इसको काउंसिल नहीं कहा जा रहा था बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जा रहा था। लेजिस्लेटिव असेंबली कहने का पर्पस ये है कि भाई असेंबली मीन्स के a department or an institution which is representing a lot of people, a large number of people and their rights, that is known as legislative assembly। तो अब उसको असेंबली बना दिया गया था काउंसिल से, क्योंकि उसके मेंबर्स भी इंक्रीज हो गए, उसके पावर्स भी इंक्रीज हो गए। एक बात ये की गई थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली वुड हैव 145 मेंबर्स, फ्रॉम विच 103 वुड बी इलेक्टेड फॉर 3 years। इलेक्शन का मतलब ये था कि भाई इफ मेंबर्स आर गोइंग टू बी इलेक्टेड, तो इसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा, एंड इंडियंस विल आल्सो बी हैविंग द चांस टू बी इलेक्टेड। क्योंकि इससे पहले हमेशा जितनी गवर्नमेंट बनी, दैट वाज अ सेलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट वाज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सिलेक्शन का मतलब ये होता था कि ब्रिटिश अपने बंदे सेलेक्ट करते थे और उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करवा देते थे। अब ये हुआ कि कहा गया कि भाई द गवर्नमेंट दैट इज गोइंग टू फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट विच विल बी इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 years। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर क्या बात की गई कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली विल होल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, हिंदूज एंड सिख्स। यानी ये जो असेंबली बनाई गई है,
यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, काइंड ऑफ अ पार्लियामेंट यू कैन से, जहां लॉज बनाए जाएंगे। वहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट भी जो है वो रिजर्व किया जाएगा, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज के लिए और सिख्स के लिए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंसिल ऑफ द स्टेट वाज अनदर काउंसिल, और उसमें 60 मेंबर्स होते थे, और कहा गया कि 33 यानी अब मोर देन 50% मेंबर्स विल बी इलेक्टेड मेंबर्स, यानी इंडियंस की पार्टिसिपेशन का राइट इसमें भी बढ़ गया। अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इंडियंस के पास राइट है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ मगर जो हाँ। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम्स ने पूछा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यहाँ पर उन्हें मिला। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुसलमानों को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में ग्रांट कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा। सेपरेट इलेक्टोरेट तो दे दिया गया है। अब यहाँ जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है, वो दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर नॉट अ हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज एन अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉ। ओह, अच्छा अच्छा This अच्छा, गॉट इट। Montague-Kempford reforms is actually a new constitution that has been formed, due to which अब ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर आपके पास जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात है वो ना सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी, बल्कि इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिजर्व फॉर द सिख्स एंड फॉर द हिंदूज एज वेल। ठीक है। तो यहाँ इसको इस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और मॉन्टेग कैम्फोर्ड रिफॉर्म्स का नाम क्या है? नाम जहन में रखें, मॉन्टेग कैम्फोर्ड रिफॉर्म्स का नाम है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया ऑफ एक्ट इंडिया। 1919। उसका मतलब ही यही है कि दैट इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। तो मॉर्लेमेंटो और वो सब तो खत्म हो गया सब, अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, a council of princely states with with 180 members was established, and it was having no power, just a talking shop जिसको कहा जाता था। The reason was कि princely states which were not directly controlled by the British, ठीक है, उन एरियाज के लिए भी काउंसिल बनाई गई कि भाई उनके राइट्स एंड या उनके इंटरेस्ट के लिए अगर वो ब्रिटिश से कुछ बात करना चाहते हैं या वो अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो उसके लिए काउंसिल ऑफ प्रिंसेस होगी। अच्छा भाई, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इट वाज ऑफ नो यूज, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का तो ब्रिटिश से कोई लेना देना ही नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स तो अपनी, द रूलर वाज द ओनर ऑफ द स्टेट एंड ही वाज रूलिंग द एरिया एंड दैट वाज समथिंग गोइंग ऑन, तो उसमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो खामखा की एक प्रिंसली स्टेट्स बनाने का पर्पस था कि फ्यूचर इंडीवर्स करनी थी कि भाई फ्यूचर में हम प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिया का पार्ट किसी तरीके से बना लेंगे। अच्छा, other than that, ये है सबसे important point. The viceroy could pass any law if he felt necessary, if it was for India's safety. Even it was said कि viceroy can reverse any law, viceroy can change any law whenever, whatever, wherever he wants. He is the ultimate authority. He can do anything, anywhere, with anyone, whosoever, wheresoever he likes. And now this was something which was really ridiculous, which was not acceptable. कि भाई ये क्या बात आप कर रहे हैं कि भाई वाइसरॉय की अल्टीमेट अथॉरिटी आप दे रहे हैं, उधर आप हमसे कह रहे हैं कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं, और उधर आप हमसे कह रहे हैं कि ये 33 मेंबर इलेक्टेड होंगे, आप ये कह रहे हैं कि ये 103 मेंबर इलेक्टेड होंगे। आपने ये लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी, आपने तो सब कुछ तबाह कर दिया। अगर आप सिर्फ ये पॉइंट कह देते हैं कि वाइसरॉय इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, अरे भाई तो आपने इतने सारे जो रिफॉर्म्स दिए, आपने इतने इतने सारे जो कंसेशंस हमारे लिए दिए, और इतनी सारी जो बातें आपने की, सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ इस बात से। क्योंकि भाई कल को आप हमें पावर देते हैं, हम नया लॉ पास करते हैं, वाइसरॉय कहता है मुझे लॉ पसंद नहीं आ रहा, तो वाइसरॉय तो लॉ चेंज कर देगा। हम अपने लिए एक लॉ पास करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मुस्लिम्स के लिए यहाँ मस्जिद बनवाई जाएगी या मुस्लिम्स के लिए सेपरेट जजेस होंगे, वाइसरॉय कहता है मुझे पसंद नहीं आ रही ये जगह, तो बात खत्म। So what is the real power that has been granted to the Indians? The question here arises, and this angered the Indians a lot. अच्छा, Sorry, sorry to interrupt you हाँ again, हाँ sir. हाँ, Matlab, I think that Monumento and the Montague-Chelmsford reforms are very close together. Like, there wasn't much changes other than the point of the hierarchy system, and the only difference, the main difference, is just the constitutional changes देखें overall. दो दो बातें। मॉर्ले मिंटो में जो है वो काउंसिल्स को इंक्रीज किया गया था, लेकिन डिसीजन मेकिंग Mm-hmm. पावर नहीं दी गई थी। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। Mm-hmm. मॉन्टेग कैम्पसोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मॉन्टेग कैम्पसोर्ड में आपको यहाँ पर काउंसिल्स में इलेक्शन के थ्रू अब आप आएंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग पावर को भी कर्टेल कर दिया गया, और ऊपर से कि वाइसरॉय आपके डिसीजन को रिवर्स कर सकता है।
ठीक है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल नॉकआउट है। ये मॉर्लेमेंटो तो एक बिल्कुल ही बेसिक से रिफॉर्म्स से, जिसमें कहा गया कि आए काउंसिल में बैठ जाएं और एडवाइसेस देते रहें या देखते रहें कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, आप बैठ के देखते रहें बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पर वो भी करना होगा, एंड along with that there's यहाँ hierarchy पे system where यहाँ पे they get the आपको, reserve and हाँ, हाँ यहाँ पे आपको हाँ। चलें गवर्नमेंट में इलेक्शन के थ्रू आप आएंगे। यहाँ पे आप इलेक्शन के थ्रू आएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट में कुछ से आपको मिलेगी, लेकिन उसमें डायरार्की सिस्टम जब आएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। got it। The British claimed that there were extended voting rights. However, in reality, only 2% of the Indian population was allowed to vote. अच्छा, एक और सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, विच इज नोन एज द डायरार्की सिस्टम। लफ्ज डाई का मतलब होता है टू, आर्की का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है, या आर्की बेसिकली रूल को कहते हैं। तो डायरार्की सिस्टम का मतलब होता है अ रूल बेस्ड ऑन टू पार्ट्स, और अ सिस्टम बेस्ड ऑन टू पार्ट्स इज नोन एज द डायरार्की सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इस डायरार्की सिस्टम में बेसिकली क्या कहा गया था, इसके लिए खास वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। खास वर्ड्स ये हैं कि भाई द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नर्स एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स। अब उस जमाने में इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नर्स हुआ करते थे ब्रिटिश, यानी ये टाइटल मिलता ही ब्रिटिश को था, और इंडियन मिनिस्टर्स हुआ करते थे इंडियंस। तो हमें फिर उससे ये समझ में आया कि द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई, इसमें यह बात की गई कि भाई पुलिस, रेवेन्यू, पावर रिसोर्सेस, प्रेस एंड पब्लिकेशन, जस्टिस, these are the things which will be controlled by the British. Education, public health, public works, forest is going to be controlled by the Indians. ठीक है, रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन क्या आया, द इंडियन वर बिटरली डिसअपॉइंटेड बिकॉज they were not being favored by the British. However, they had supported the British in the World War One, and they expected self rule to be given to them. Self rule तो मिला ही नहीं, और self rule के बजाय ये भी जो कुछ दिया गया ये भी किसी काम का नहीं था। That was of no use, which the thing which was granted to them. तो इसकी बात की जा रही है कि भाई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में ये एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, तो नो रियल पावर वाज ग्रांटेड। सारी को सब कुछ तो ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया, पुलिस, रेवेन्यू, पावर रिसोर्सेज, प्रेस एंड पब्लिकेशन, जस्टिस वगैरह। इस पर इंडियाज एंगर स्टार्टेड। इंडियाज एंगर का मतलब है द इंडियंस दे बिकेम strictly against the British, and they started violent protest movements on the roads against the British, and now the situation turned out to be uncontrollable. अब ब्रिटिश को ये हुआ कि भाई ये तो सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई है, इसको कंट्रोल करना या इसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं संभाला तो दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू अ बिग प्रॉब्लम। तो ब्रिटिश ने इस मौके पर क्या किया, दे पास्ड अ न्यू लॉ विच वाज पास्ड बाय सर जस्टिस सिडनी राउलेट and came out to be known as the Rowlatt Act 1919, या इसको कहा जाता है एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जो इसका असल नाम था एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इसके तहत ये कहा गया कि भाई एनीवन फाउंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एनीवेयर, he will be immediately arrested without warrant. The police does not needs any permission to arrest him. He will be immediately arrested wherever he is found. He will be detained forever and no bail will be granted. Bail basically आपको दी जाती है temporary basis पे until and unless you are proven guilty by the court. आपको bail दी जाती है। तो कहा गया कि भाई you will be detained and no bail will be granted to you. Moreover, no trial option. No trial option का मतलब ये होता था कि भाई you won't be given the option to contest your matter in the court of law. यानी it means कि if you are arrested, you will be imprisoned forever. फिर क्या बात की गई, फिर ये बात की गई कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू ऑर्डर द पीपल टू लिव एनीवेयर दे ऑर्डर टू डू सो।
और ये इसलिए किया गया टू ब्रेक द यूनिटी अमंग्स द पीपल, टू वीकन द यूनिटी अमंग्स द पीपल। दिस वाज डन कि भाई राउलेट एक्ट इंट्रोड्यूस की गई और उसके तहत कहा गया कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम जो है वो ऑर्डर देंगे कि भाई इनको कहाँ रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये तो हम बताने वाले हैं और हम इसको जो है वो करने वाले हैं कि भाई हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, ये और कोई नहीं बता रहा होगा। अच्छा, ये बात क्लियर होती है। मोर ओवर आगे Yes. बढ़ते हैं तो हमारे पास इसी से रिलेटेड एक इवेंट और है जो यहाँ पर आकर इस चेन को कंप्लीट करता है, और वो है अमृतसर मैसेकर। अमृतसर मैसेकर में क्या हुआ है कि बेसिकली देयर वर सम सिख पीपल इन अमृतसर। अच्छा, अमृतसर पंजाब का एरिया है और वहां पर रहते ही सिख थे। तो देयर वर सम सिख पीपल हु वर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस इवेंट ऑफ बैसाखी at a park which was known as the Jallianwala Bagh, and that park was having a narrow entrance, and it was surrounded by walls of 5 feet. So since they were celebrating, and previously the British had banned all public gatherings, और लेकिन यहाँ पे सिख लोग जो हैं अपने रिलीजियस इवेंट की खातिर पब्लिक गैदरिंग कर रहे थे और ब्रिटिश ने पब्लिक गैदरिंग को बैन किया हुआ था। तो जनरल डायर was the army commander who was brought by the British to control the situation to restore peace in the area. So when he got to know that there are some Indians who are protesting in up, who are actually celebrating their event and there is a public meeting going on, तो उसने कहा कि let's teach people a lesson. अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे थे, there were some Sikh people amongst that group who started raising voice against the government that oh hail the British, oh hail the British. So that is something which is started, but it was on a small scale, not on a large scale, and that was something ignorable. General Dyer ordered his soldiers to gather around the park, and he ordered them to open fire without warning. Now, internationally, it is a crime. You cannot open fire on anyone without warning. और खास तौर पर you cannot open fire on an area where women, children and old people are there. और यहाँ तो क्योंकि एक religious event celebrate हो रहा था, तो women were there, children were there, old people were there, सब लोग थे, and he opened fire without warning. ठीक है, अब अबाउट 20,000 पीपल वर देयर इन द पार्क, एंड इट इज सेड, जो कि न्यूज पे आया है वो ये है कि 400 पीपल वर किल्ड एंड 1200 वर इंजर्ड। हाउएवर मैनी मोर वर किल्ड एंड मैनी मोर वर इंजर्ड इन दिस इशू, बिकॉज अब वो पार्क की तो नैरो एंट्रेंस थी, पीपल वर नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द पार्क, एंड ओपन फायर वाज बीइंग डन एंड मैनी ऑफ द पीपल died. General Dyer was not given any kind of punishment for this kind of act, but he was only removed from his service. That is, he was called back to Britain. अच्छा, इस पर जो है ब्रिटिश ने कमेटी भी स्टैब्लिश की थी जिसको कहते हैं हंटर कमेटी। Hunters Committee. हाँ, हंटर कमेटी जो थी उसने इन्वेस्टिगेट किया, जिसका जो लीडर था हंटर कमेटी का वो हंटर खुद था। तो उसने इन्वेस्टिगेट किया। ही क्वेश्चन जनरल डायर कि भाई व्हाई डिड यू ओपन फायर अपॉन द इनोसेंट इंडियंस। सो व्हाट जनरल डायर सेड कि भाई I wanted to teach the Indians a lesson that the rulers here in India are the British. Now you can well imagine that why this Amritsar massacre occurred. So Rowlatt Act, Amritsar massacre are of the same year, that is 1919. इसी में आपके पास रावलट एक्ट भी है, इसी में आपके पास अमृतसर मैसेकर भी है, और इस पर अमृतसर मैसेकर पे 4 मार्क या 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। तो ये बेसिकली आपके पास इवेंट्स हैं स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम, आप बात करते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट और मॉन्टे कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स, रावलट एक्ट और अमृतसर मैसेकर। ये 1919 तक आके आपके पास रुक जाता है।